वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2007 में रिलीज हुई एक सुपर्ब कॉमेडी ड्रामा मूवी। कैंसर से पीड़ित दो बुजुर्ग आदमी जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं। दोस्तों, दोनों एक हॉस्पिटल में एक दूसरे से मिलते हैं। एक बुजुर्ग तो बहुत ही अमीर आदमी है लेकिन एकदम खड़ूस, दूसरा एक मैकेनिक जो एकदम आम इंसान है। दोनों जानते हैं कि कुछ ही दिन बचे हुए हैं इनकी जिंदगी के। ऐसे में दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक बकेट लिस्ट तैयार करते हैं। मतलब मरने से पहले उनको क्या क्या करना है, अपनी ख्वाहिशें वगैरह वो कागज पे लिख देते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। दोस्तों, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा फील गुड, थोड़ा इमोशन और थोड़ी जिंदगी, ये सब इस मूवी में बहुत ही टचिंग कहानी के साथ दिखाई गई है जिसका नाम है बकेट लिस्ट। स्वागत है आपका। तो कहानी की शुरुआत में कार्टर नाम के एक बुजुर्ग को दिखाते हैं जो कि एक कार मैकेनिक है। उम्र लगभग होगी 65 की। ये एक चेन स्मोकर है। दोस्तों, वो बनना तो चाहता था हिस्ट्री प्रोफेसर क्योंकि उसको हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट था। हमेशा कुछ न कुछ एक्सप्लोर करने की चाह थी उसमें, लेकिन उसका ये सपना सपना ही रह गया। अब वो बस काम ही काम करता है और काम के अलावा कहीं और जाता है तो वो है उसका घर। एक लड़का उससे हिस्ट्री में कई सवाल पूछता है जिनका कार्टर फटाफट बहुत ही तेजी से जवाब देता है। इतनी अच्छी है बताओ उसकी नॉलेज। और तब कार्टर की वाइफ का कॉल आता है जो उसे कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद दोस्तों बेचारे का चेहरा एकदम से मुरझा जाता है। दरअसल कार्टर को कैंसर है यार। उसकी वाइफ ने बताया था कि उसकी स्मोकिंग की आदत की वजह से उसे कैंसर हुआ है, इसीलिए कार्टर इतना उदास बैठा हुआ है कि क्यों की होगी मैंने स्मोकिंग। दूसरी ओर कोर्ट में एडवर्ड नाम के एक बुजुर्ग को दिखाते हैं। ये एक और है जो मिलियनेयर बिजनेसमैन है जिसकी कई कंपनीज हैं, कई सारे हॉस्पिटल्स हैं और फिलहाल उसके एक हॉस्पिटल के बारे में किसी पेशेंट ने कंप्लेंट की है, उसी का केस चल रहा है। लेकिन अपना एडवर्ड तो एकदम कूल बिहेव करता है, जैसे कि वो किसी कोर्ट में नहीं बल्कि पार्क में बैठा हुआ हो। एक कप में कॉफी डालकर वो लॉयर से कहता है कि इसको सूंघ के तो देखो, कितनी बढ़िया सुगंध है इसकी। जज गुस्से में वार्न करते हैं, तब जाकर वो चुप बैठता है। फिर उसका लॉयर बताता है कि प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मेरे क्लाइंट के हॉस्पिटल में एक कमरे में 2 बेड लगाए गए हैं और इस वजह से उस पेशेंट को तकलीफ हुई। बस इतनी सी बात है। तो जज एडवर्ड से पूछते हैं तो एडवर्ड काफी अकड़ कर जवाब देता है कि अगर कोई ये कंप्लेन करे कि मेरे हॉस्पिटल में हाइजीन की कमी है या हॉस्पिटल गंदा है या ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, अरे तब कोई बात होती ना। एक कमरे में 2 बेड का होना ये कोई जुर्म है बताइए। पर अचानक उसको खांसी आ जाती है और मुंह से खून निकलता है। हाँ दोस्तों, इसको भी कैंसर है और इसीलिए उसको सीधा हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। पर वो चिल्लाता है कि मुझे जल्दी से कोई दवा दो और 1 हफ्ते के अंदर मुझे ठीक करो। अगले हफ्ते में लंदन, फिर पेरिस, फिर और भी कई जगह जाकर अपनी बिजनेस डीलिंग करनी है, मुझे जल्दी करो। तो एडवर्ड का एक असिस्टेंट है जिसका नाम है थॉमस। थॉमस को एडवर्ड ने गुस्से में नौकरी से निकाल दिया था दोस्तों, लेकिन फिर से नौकरी पे रख भी लिया था। ये मतलब क्या बोले, गुस्सा है ना जो, ये एडवर्ड की नाक पे बैठा रहता है। लेकिन बाद में उसको अपनी गलती रियलाइज भी हो जाती है, वो ठंडा हो जाता है और इसी तरह उसने फिर से थॉमस को बुला लिया। अब उसे बेड पे लटाया जाता है तो वो कार्टर को देखकर चिढ़ जाता है कि ये कौन है बे, एकदम अधमरा लगता है। अब कार्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि अबे तुम कौन हो, चमड़ी उतरे हुए चिकन। एडवर्ड कहता है कि वाह, मेरे हॉस्पिटल में पड़े हो और मुझे से पूछते हो कि मैं कौन हूँ। लगता है दोस्तों कैंसर को भी एडवर्ड ने सीरियसली नहीं लिया है। वो बड़बड़ाता है कि इस कैंसर की वजह से मेरी खूबसूरती जा रही है, अब लड़कियां मुझे बिल्कुल नहीं देखेंगी। इस तरह अपनी बीमारी का वो मजाक उड़ाता रहता है। वो थॉमस से कहता है कि यार मुझे अलग कमरा दो यार, इस आदमी के साथ मैं कैसे रह पाऊंगा। उसका हुलिया तो देखो यार, ये जिंदा रहे या कैंसर से मर जाए दुनिया को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना, जल्दी इसका दी एंड करो और दफना दो इसको यहाँ। कार्टर को बड़ा गुस्सा आता है, कैसी बदतमीजी से बात कर रहा है ये। और अब थॉमस कहता है कि सर ये आप क्या कह रहे हैं, कमरा शेयर करने में आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आप खुद कोर्ट में लड़कर आए हैं अभी अभी कि हॉस्पिटल में अगर 2 पेशेंट एक साथ कमरा शेयर करें तो दिक्कत क्या है, ये भी कोई जुर्म है, आपने कहा था ना कोर्ट में। और अब आप यहाँ खुद ही दूसरा कमरा मांग रहे हैं। अगर कोर्ट में ये पता चल गया तो फिर आप केस हार जाएंगे, सोच लीजिए। एडवर्ड कहता है कि अरे यार ये क्या मुसीबत आ गई, अपने ही घर में बताओ मेहमान बन चला। कार्टर पूछता है क्या ये तुम्हारा हॉस्पिटल है? वो कहता है कि हाँ। तो कार्टर कहता है कि यहाँ रहने के लिए हम फीस देते हैं, तो सूप भी जरा अच्छा दो ना, इतना भद्दा सूप दिया जा रहा है कि अलग से कंप्लेंट करनी पड़ेगी उसकी। फिर तो जीत गए तुम केस, अगर ऐसे ही रहा सारा चीज। अब इस तरह कार्टर उसको अपने हिस्से की धमकी दे देता है, मतलब वो ये कहना चाहता है कि मैं और भी केस करूंगा कि खाना सही नहीं है। एडवर्ड फिर हो जाता है चुप। अब अगले सीन में एडवर्ड को कीमोथेरेपी के बाद बेड पे लिटाया जाता है। उसे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर कार्टर की वाइफ आई होती है और बेचारी बहुत ही दुखी है। उसका दुख देखकर कार्टर भी दुखी हो जाता है। पर कार्टर की वाइफ को भी उम्मीद है दोस्तों कि कार्टर को यहाँ नहीं तो कहीं और ले जाकर वो उसका इलाज करेगी और कैसे भी करके उसको ठीक करवा देगी। तब एडवर्ड को देखकर वो कार्टर से पूछती है इनके घर से कोई इनको देखने नहीं आया क्या? कार्टर कहता है नहीं, और यहाँ पर पता चलता है कि असल में एडवर्ड का कोई परिवार है ही नहीं। लगता है दोस्तों आधी बेहोशी में एडवर्ड उनकी बातें सुन रहा था। वैसे अब कार्टर की वाइफ के जाने के बाद एडवर्ड कार्टर से कहता है कि इस हॉस्पिटल में कैंसर की वजह से मौतें कम और परिवार के रोने धोने की वजह से ज्यादा मौतें होती है। खुद भी रो धोकर हमें भी रुला देते हैं और दुख के मारे पेशेंट वक्त से पहले ही परलोक सुधार जाते हैं।
कार्टर को लगा था कि एडवर्ड खड़ूस है, लेकिन उसका सार्काज़म और मजाक के अंदाज कार्टर को पसंद आ जाता है। अगले दिन दोस्तों डॉक्टर आकर बताते हैं कि आपको आज कीमोथेरेपी के लिए ले जाएंगे। अब उसके जाने के बाद एडवर्ड पूछता है कि कीमोथेरेपी के बाद क्या होता है। कार्टर कहता है कि कीमोथेरेपी के बाद उल्टी आती है पर एडवर्ड इस बात को भी सीरियसली नहीं लेता। वहाँ एडवर्ड का एक कॉफी मशीन होता है दोस्तों। एडवर्ड बताता है कि दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव कॉफीज में से एक है कॉफी लुवाक, जो मुझे बहुत ही पसंद है। अगर मुझसे पूछोगे कि तुम्हें जिंदगी प्यारी है या कॉफी, तो भाई मैं तो कॉफी कहूंगा। फिर एडवर्ड थॉमस से कहकर तरह तरह के डिशेस मंगवाता है। कार्टर कहता है कि इतना भारी भरकम खाओगे तो उल्टियां तो होंगी, पर एडवर्ड है यार। वो कहता है कि अगर तुम्हें भी चाहिए तो बोलो यार, मैं लेके आ जाऊंगा तुम्हारे लिए, मतलब मंगा दूंगा। कहकर वो थॉमस से कार्टर को एक प्लेट देने को कहता है, तो कार्टर मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं खाना। लेकिन दोस्तों जब एडवर्ड खाता है तो खाना खाकर एकदम से उल्टी कर देता है। फिर कार्टर हंसता है कि मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन एडवर्ड को लगता है कि जैसे वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उसको ये लगता है। और अब यहाँ कार्टर से मिलने के लिए उसका बड़ा बेटा आता है। बेटा एक टॉय कार लाता है जो कि शेल्बी GT 500 मॉडल की एक क्लासिक कार है दोस्तों। कार्टर वो कार खरीदना चाहता था लेकिन वो कभी खरीद नहीं पाया, इसलिए उसके पोते ने उसके लिए बड़े प्यार से ये भेजा हुआ है। और अब बेटे के जाने के बाद कार्टर और एडवर्ड आपस में थोड़ी और पहचान बढ़ाते हैं। एडवर्ड पूछता है तुम्हारे बच्चे कितने हैं वैसे? मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, ये सबसे बड़ा है जो अभी आया। और वैसे तुम्हारे परिवार में कौन कौन है एडवर्ड? जब से यहाँ पे आए हो तो थॉमस के अलावा तुमसे कोई मिलने के लिए आया ही नहीं। तब एडवर्ड कहता है कि मैंने 4 बार शादी की थी लेकिन एक भी नहीं टिकी। हाँ पर मेरी एक बेटी है, लेकिन कई साल हो गए उससे बात किए हुए। पर मैं अकेला हूँ, ये सोचकर तुम्हें मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंगल हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरा काम, मेरा बिजनेस, बस यही मेरी जिंदगी है, इसी से मुझे प्यार है। अपनी जिंदगी में जम के जीऊंगा, मजे करूंगा, और मुझे चाहिए भी क्या। तब कार्टर बताता है कि मैं एक कार मैकेनिक हूँ, लेकिन मेरा सपना था एक हिस्ट्री प्रोफेसर बनना, पर वो सच नहीं हुआ। और दोस्तों दोनों इस तरह आपस में कई सारी बातें शेयर करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कार्टर सो रहा होता है लेकिन उसे बहुत ठंड लग रही होती है। अब उसको कांपते हुए देखकर एडवर्ड को उससे थोड़ा हमदर्दी हो जाती है। दूसरे दिन जब एडवर्ड इस तरह कांप रहा होता है तो कार्टर उसको देखकर सोच लेता है कि हम दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे ही हैं। दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं दोस्तों धीरे धीरे, मतलब वो कि एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। एक और तो एडवर्ड टीवी पे कोई मैच देख रहा होता है तो दूसरी ओर कार्टर कुछ लिख रहा होता है। तब आते हैं डॉक्टर साहब और वो एडवर्ड के लिए एक बुरी खबर लेकर आया होता है, जो कहने में तो वैसे संकोच होता है उसको, फिर भी वो कह देता है कि सर आप सिर्फ 6 महीने के लिए। और इस पर एडवर्ड उसको रोक कर कहता है ठीक है मैं समझ गया, 6 महीने में मेरा जनाजा निकल जाएगा, यही ना, थैंक यू, अब तुम जरा हटो, मैं मैच देख रहा हूँ। इस तरह वो डॉक्टर को तो भेज देता है दोस्तों, लेकिन बहुत परेशान होकर दूसरी ओर मुड़ जाता है। अंदर से बहुत दुख है उसको। और तब कार्टर उसको दिलासा देना चाहता है, लेकिन जो आदमी हर चीज को मजाक में लेता है यार, उसे इस तरह दुखी होता देखकर कार्टर को बुरा लगता है। वो एडवर्ड का दर्द समझ पाता है कि बुरा हुआ बेचारे के साथ। फिर दोस्तों डॉक्टर कार्टर को बताता है कि आपकी सेहत थोड़ी बेहतर है, लेकिन 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल बचा है आपके पास। सुनकर कार्टर भी तो टूट जाता है। वो जो लिख रहा था ना उस पेपर को, वो फाड़ देता है। वो दरअसल उस पेपर पर कार्टर ने अपना बकेट लिस्ट लिखा हुआ था। बकेट लिस्ट यानी कि मरने से पहले जो जो चीजें आदमी को करनी होती है उन चीजों की लिस्ट। उसे उम्मीद थी कि अपनी मौत से पहले वो ये सब कर पाएगा, लेकिन अब डॉक्टर की बातें सुनकर उसको रियलाइज हो जाता है कि मुझे नहीं लगता कि शायद इस बकेट लिस्ट का कोई फायदा होगा। और पता है दोस्तों उसके बकेट लिस्ट में पहला नंबर क्या था? हिमालय पर्वत की चोटी पर जाकर वहां के नजारे को निहारना। दूसरा, किसी की मदद करके उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना। और तीसरा, इतना हंसना कि पेट में दर्द हो जाए और आंखों में पानी भर आए। और आखिरी विषय, शल्बे कार को ड्राइव करना। एडवर्ड और कार्टर दोनों ही दुखी हैं दोस्तों, लेकिन अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए दोनों कार्ड्स खेलने लग जाते हैं। अगले दिन एडवर्ड थॉमस से बिजनेस की कुछ बातें करता है। थॉमस पूछता है कि आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह मतलब किसके नाम करनी है आपको, उस बारे में कुछ सोचा है सर? एडवर्ड कहता है मेरे पास थोड़ा वक्त है, इसीलिए वो फैसला मैं बाद में ले लूंगा। फिर एडवर्ड कार्टर का वो बकेट लिस्ट देखता है। कार्टर कहता है कि प्लीज मत देखो यार, हंसोगे तुम। एडवर्ड कहता है अरे ऐसा कौन सा जोक लिखा हुआ है तुमने, दिखाओ जरा। तो बकेट लिस्ट को पढ़कर वो सोचता है कि इसका मतलब क्या हुआ। तो कार्टर कहता है ये मेरा बकेट लिस्ट है, मरने से पहले ये सारी चीजें मुझे करनी थी, लेकिन अब तो अपना डेडलाइन बहुत ही नजदीक आ चुका है, ये सब तो होने से रहा। पर एडवर्ड कहता है मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। कहकर एडवर्ड अब अपना बकेट लिस्ट उसमें लिखता है, जिसे पढ़कर कार्टर तो ठाके मार मार कर हंसने लग जाता है, क्योंकि एडवर्ड ने लिखा था दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को किस करना, स्काई डाइविंग करना, टैटू बनवा लेना, दुनिया के अजूबे देखना। कार्टर कहता है कि बाकी सब तो फिर ठीक है भाई, लेकिन सबसे खूबसूरत लड़की को किस करना, ये मजाक है क्या? अरे आईने में अपना थोबड़ा देखा है? एडवर्ड कहता है अबे तुमसे तो अच्छा ही है। खैर मेरी बात सुनो, दोनों मिलकर दोनों के विशेष पूरे करेंगे। ओके, इस कमरे में बंद पड़े रहने से बढ़िया तो यह है कि अपने बकेट लिस्ट को एंजॉय करें, मौत जब आएगी तब देख लेंगे। अब ये बातें सुनकर कार्टर सोच में पड़ जाता है। वैसे ट्रिप पे जाना तो चाहता है, लेकिन अपने परिवार को छोड़कर वो नहीं जाना चाहता यार। तो इस पर एडवर्ड एक ठीक ही बात कहता है
कि अगर तुम घर चले भी गए तो तुम्हें एक बीमार आदमी की तरह ट्रीट किया जाएगा। रिश्तेदार आएंगे, तुम्हारी आने वाली मौत के बारे में तुम्हें याद दिलाते रहेंगे कि कोई बात नहीं, होता रहता है। अभी से मातम मनाएंगे वो लोग। तुम्हें लगेगा कि 6 महीने के बजाय मैं अभी मर जाऊं। हाँ, और अगर मैं यहाँ रहा तो वापस अपने बिजनेस को देखने जाऊंगा, स्ट्रेस हो जाऊंगा। कम से कम अपने आखिरी दिन में मस्ती से गुजारना चाहता हूँ। तुम रोकड़े की चिंता मत करो, मेरे मरने के बाद न जाने मेरी प्रॉपर्टी और मेरी दौलत किसको मिलेगी, मेरे बिजनेस का क्या होगा, पर जब तक तुम जिंदा हो भाई तो तुम्हारे साथ मिलकर दुनिया घूमूंगा, अपना बकेट लिस्ट पूरा करूंगा, तुम्हारे साथ तुम्हारा भी बकेट लिस्ट एक्सपीरियंस करवाऊंगा। फिर क्या था, कार्टर इस ट्रिप के लिए मान जाता है। फिर कार्टर की वाइफ आती है तो एडवर्ड उन्हें अकेला छोड़कर बाहर आ जाता है। कार्टर अपनी वाइफ से ट्रिप के बारे में कहता है तो वो भड़क जाती है कि क्या पागलपन है रे, यहाँ तुम्हारा इलाज ठीक से नहीं चल रहा और तुम बाहर घूमने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैं हिस्ट्री प्रोफेसर बनना चाहता था, दुनिया भर घूमना चाहता था, लेकिन परिवार की खातिर, पैसा कमाने की खातिर उम्र भर मैकेनिक बना रहा। पर अब तो मेरा आखिरी समय आ चुका है ना, जब तक हूँ मुझे अपनी कुछ तो ख्वाहिशें पूरी करने दो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो कहती है अच्छा, जरूर उस एडवर्ड ने तुम्हें उकसाया होगा कि मेरे पास बहुत पैसे, चलो ट्रिप पे, है ना, मैं अभी खबर लेती हूँ उसकी। पर कार्टर कहता है नहीं यार, उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, वो तो मैं ही था जिसने उसको अपना बकेट लिस्ट बताया, ये मेरी मर्जी है, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तो इस पर पता है दोस्तों, वो रोती भी बाहर आ जाती है और एडवर्ड पर चिल्लाती है कि अगर मेरे पति के साथ कोई ऊंच नीच हुई तो खैर नहीं है तुम्हारी। एडवर्ड अंदर जाकर कहता है कि तुम्हारी वाइफ मुझे धमकी दे गई है कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मेरी खैर नहीं। तो अब कार्टर मजाक उड़ाता है, वैसे भी 6 महीने में तुम्हारा टिकट कट जाएगा, तुम्हारी तो वैसे भी खैर नहीं रहेगी भाई, इसमें वो अलग से तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी। इस तरह दोनों अपनी बकेट लिस्ट की विशेष पूरी करने निकल पड़ते हैं दोस्तों सफर पे। पहले एडवर्ड का विश पूरा करते हैं, यानी कि स्काई डाइविंग, फिर कार्टर को भी करने को कहता है। कार्टर भी मान जाता है वैसे, लेकिन जब प्लेन ऊपर उड़ने लग जाते हैं तो कार्टर की हालत खराब हो जाती है। कहता है भाई ये तुम्हारा विश था, तुम ही करो, मुझे बख्श दो यार प्लीज। एडवर्ड कहता है अबे अभी से डर गए, हमने प्रॉमिस किया था दोनों मिलकर एक दूसरे की विशेष पूरी करेंगे, तुम्हें भी कूदना पड़ेगा भाई, हाँ मरेंगे तो दोनों मरेंगे। आखिर दोनों कूद जाते हैं दोस्तों, लेकिन बीच हवा में ही कार्टर एडवर्ड को गालियां देता है कि अबे जीते जी मुझे मरवाने लेकर आ गया क्या, मुझे तो अभी स्वर्ग दिखाई दे रहा है, 6 महीने का टाइम था लेकिन आज ही स्वर्ग दिख गया। पर एडवर्ड तो मस्त एंजॉय करता है दोस्तों, उसको तो करना था ना इसीलिए। इसके बाद बकेट लिस्ट में स्काई डाइविंग को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है कि ये पूरा हो चुका है। थॉमस भी इनके साथ गया होता है। नेक्स्ट है आय हाय बढ़िया बढ़िया टैटू बनवाना। एडवर्ड लगवा देता है, लेकिन कार्टर कहता है कई साल पहले इससे भी बड़ा टैटू मैंने ऑलरेडी अपने शरीर पे लगवा चुका हूँ। नेक्स्ट, कार्टर का पसंदीदा शेल्बी कार ड्राइव करना। एडवर्ड के पास वो कार पहले से थी और उस कार को कार्टर बहुत निहारता है, उसे छू कर देखता है जैसे कि वो उसका सपना हो। उसे ड्राइव करने का सोच कर कार्टर के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं, बड़ा खुश होता है बेचारा। अब दोनों का एक कार रेस होता है, दोनों खूब एंजॉय करते हैं दोस्तों। कार्टर कहता है कि स्काई डाइविंग में तूने मेरी हालत खराब कर दी थी, अब मेरी बारी है, कहकर वो एडवर्ड की कार को टक्कर मार देता है और बदले में एडवर्ड भी काफी मस्ती करता है दोस्तों। दोनों एक टनल के पास पहुंच जाते हैं और फिर आने के चक्कर में कार्टर बैरिकेड्स को तोड़कर बाहर निकल चला जाता है, पर एडवर्ड की कार खराबी के कारण रुक जाती है। इस तरह कार्टर रेस जीत जाता है। आखिर कार्टर का ये विश पूरा हुआ दोस्तों। फिर दोनों एक प्राइवेट जेट में अगली जगह के लिए निकलते हैं। अब कार्टर तो सो जाता है, लेकिन एडवर्ड जेट की स्टाफ के साथ कुछ कुछ करके चुपचाप आकर बैठ जाता है दोस्तों। पर कार्टर ने उसको देख लिया था और पूछता है कि भाई इस उम्र में क्या पड़ी है तुझे ये सब करने की। एडवर्ड कहता है अबे तुझे नहीं पता, इसकी कोई उम्र थोड़ी होती है, इट्स हार्मोन ब्रो। हाँ वैसे तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं है क्या, पति वर्ता हो क्या तुम। कार्टर कहता है कि हाँ, मैंने अपनी वाइफ के अलावा किसी और को कभी टच भी नहीं किया गलती से भी। और बाहर दिखते सितारों का वो नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्तों, उसे दोनों बड़ा निहारते हैं। इनको तो लगता है जैसे कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके हो। अगले सीन में दोनों एक रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं। एडवर्ड तो जहां भी जाता सिर्फ अपनी वो फेवरेट कॉफी वाली कॉफी ही लेता, बहुत सारा मांस खाता, सब्जियों को साइड कर देता। तो कार्टर उसको समझाता है कि भाई ऐसा मत क्या करो, इतना दबा दबा कर मत खाओ, सब्जियां लेना भी तो जरूरी है। पर एडवर्ड चिढ़ जाता है कि अबे मेरे दोस्त हो, बीवी की तरह मुझे एडवाइस मत दो यार। सुनकर कार्टर को हंसी आ जाती है और कहता है तुम्हारी एक बेटी है ना, अपने आखिरी दिनों में तो कम से कम उससे बात कर लो। पर लगता नहीं कि एडवर्ड उससे बात करना चाहता है दोस्तों। पर कार्टर बकेट लिस्ट में एडवर्ड के लिए एक और विश लिख देता है कि बेटी से बात करना है। एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पेपर को छीनकर उस आइटम को स्ट्राइक ऑफ कर देता है। पता नहीं उसे अपनी बेटी के साथ क्या दिक्कत है दोस्तों, लेकिन वो उस बारे में कुछ बात भी नहीं बताना चाहता। फिर कार्टर बाथरूम जाता है तो एडवर्ड को लगता है कि शायद वो मुझसे गुस्सा होकर चला गया। उसे मनाने के लिए एडवर्ड भी बाथरूम जाता है तो देखता है कि कार्टर अपने शरीर से खून साफ कर रहा है। एडवर्ड घबरा जाता है वैसे कि ये तुम्हें क्या हो गया। तब कार्टर कहता है कि ऑपरेशन के बाद जो पट्टी लगी थी उसमें से खून निकलने लग गया था, फिक्र की कोई बात नहीं है, रुक गया है। फिर दोनों होटल रूम जाते हैं। कार्टर नहाने गया होता है दोस्तों और तब कार्टर की वाइफ को कॉल आता है और वो एडवर्ड पे बहुत ही गुस्सा होती है कि तुम्हारी वजह से कार्टर ने इस ट्रिप पे जाने का प्लान बनाया, वो ठीक तो है ना। एडवर्ड उसको नहीं बताता कि कार्टर का खून निकला था, वरना वो तो और भी फिक्र करेगी। वो कह देती है कि देखो तुम कुछ भी करो लेकिन मेरे पति को मेरे पास सही सलामत पहुंचा देना, वरना बहुत ही बुरा होगा तुम्हारे साथ, कहकर वो कॉल काट देती है। फिर एडवर्ड को भी मतलब अंदर ही अंदर बुरा लगता है यार
कि मैंने कार्टर को उसके परिवार से अलग कर दिया, अपने साथ लाकर कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। और सच में अगर कार्टर को इस ट्रिप पे कुछ हो गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा उसकी वाइफ को। इसीलिए वो कार्टर से कहता है कि भाई मुझे लगता है हमें ये ट्रिप आगे नहीं करनी चाहिए, वापस जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारा परिवार तुम्हारी बहुत ही चिंता कर रहा है। कार्टर कहता है मेरी वाइफ ने कॉल किया था क्या? देखो पिछले 2-3 दिन से हम इस ट्रिप पर हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ यार। अगर वापस जाऊंगा तो जैसा तुमने कहा था ना, सब मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट करेंगे, अपनी मर्जी का मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मुझ पे तरस खाएंगे लोग, और मुझे बस ये एक मौका मिला है अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीने का, इसलिए प्लीज मुझे वापस जाने को मत कहो, हम अपना बकेट लिस्ट पूरा जरूर करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर एडवर्ड भी मान जाता है। फिर ये पिरामिड देखने जाते हैं। एडवर्ड चौंक जाता है कि यार 4000 साल पहले बना था, ये कितना बड़ा है। कार्टर कहता है कि हिमालय इससे भी ऊंचा है, वहाँ भी तो जाना है। और कार्टर दोस्तों जो हिस्ट्री में काफी जानकारी रखता है, वो एडवर्ड को बताता है कि उस जमाने में इजिप्शियंस का एक विश्वास था कि मरने के बाद जब इंसान परलोक जाते हैं तो उनसे 2 सवाल पूछे जाते हैं। दोनों सवालों का अगर तुम हाँ में जवाब दोगे तो स्वर्ग जाओगे। एक सवाल तो यह है, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश थे? तो एडवर्ड कहता है मैं तो हाँ में जवाब दूंगा, कहूंगा कि मैं बड़ा खुश था, इतनी दौलत थी मेरे पास कि ऐश किया मैंने। कार्टर कहता है पर सुनो, दूसरा सवाल ये होगा कि तुम्हारी वजह से कोई और खुश था या फिर नहीं, मतलब तुम किसी की खुशी का कारण बने या फिर नहीं, उसका क्या जवाब दोगे तुम? तो इसका एडवर्ड के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि आज तक वो खुश रहा पर वो किसी और की खुशी का कभी कारण नहीं बन पाया शायद। वो कहता है कि मैंने 4 शादियां की लेकिन चारों मुझसे खुश नहीं थी और मुझे छोड़कर चली गई। चौथी शादी से मुझे एक बेटी हुई और मेरे लिए वही मेरी जिंदगी बन गई। मैंने उसके लिए हर वो चीज की जो एक बाप अपनी बेटी के लिए करता है, शायद उससे ज्यादा भी। लेकिन तलाक के बाद मेरी वाइफ मेरी बेटी को भी साथ लेकर चली गई। उसे देखना तक मेरे लिए मुश्किल बन गया था। साल में 2-4 बार उसको देखने का मौका मिलता था, जैसे कि उसके बर्थडे पर या फिर किसी त्योहार के मौके पर। जब वो कॉलेज गई तो उससे मिलने के मौके भी और कम होते गए। मैंने उसके लिए बहुत कुछ सोच के रखा हुआ था। उसकी शादी के बारे में मैंने कई सपने देखे थे, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ उसने किसी और से शादी कर ली। मुझे बड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन अपनी इस नाराजगी की वजह से मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। और पता है तुम्हें, एक दिन वो रोती हुई मेरे पास आई, कहने लगी कि उसके पति ने उसे मारा। अब मैं तो उसके पति को काट फेंकना चाहता था कि उसने मेरी बेटी पे हाथ कैसे उठाया, लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने अपने पति की ही साइड ली। पता है, अगली बार फिर उसने मेरी बेटी को और मारा, लेकिन इस बार मेरी बेटी ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर मुझे पता चल गया था और मैंने कुछ आदमी भेजकर उसको धमकाया भी। वो सरफिरा सुधरने के बजाय डर के मारे मेरी बेटी को छोड़कर भाग गया। और इस पर मेरी बेटी मुझसे गुस्सा हो गई कि मेरी वजह से उसका पति उसको छोड़कर चला गया। मैंने अपनी बेटी के लिए ये सब किया था, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, वो मेरे ऊपर ही आ गया। मैं टूट गया था यार सच में। और तब से मैंने उससे मिलना, उससे बात करना बंद कर दिया। फिलहाल तो अपनी मौत के इंतजार में हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर मरने के बाद मुझे वो दूसरा सवाल पूछा जाएगा तो मैं ना में जवाब दूंगा, और अगर इस वजह से मुझे नरक भी मिले ना तो भाई मुझे कोई शिकायत नहीं है। दोस्तों, बेटी से वो गुस्सा है इसीलिए ऐसा कह रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी बेटी से मिलने के लिए बड़ा तरस रहा है। ये बात कार्टर बिल्कुल समझ जाता है। फिर दोनों अफ्रीका जाते हैं, जहाँ सफारी पे निकलते हैं। दोनों उस राइड को बहुत ही एंजॉय करते हैं। एडवर्ड को हंटिंग करने का बहुत मन करता है, लेकिन गन उठाकर शूट करते हुए उसके इम्पैक्ट से वो गिर जाता है। अब कार्टर उसको चढ़ाता है कि गन उठाकर ढंग से शूट करने की तो तुम में ताकत नहीं बची, बड़े आए शिकारी बनने की। फिर वो ताजमहल जाते हैं। यहाँ पर भी कार्टर ही एडवर्ड को बताता है कि ये शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया था, 20,000 मजदूरों की मेहनत से बना था ये, वगैरह वगैरह। फिर दोनों एकदम बचकानी बातें करने लग जाते हैं। एडवर्ड कहता है कि मरने के बाद मुझे दफनाएंगे या फिर जला देंगे यार, बताना। अगर दफनाएंगे और उसके बाद मुझ में जान आ जाए तो मैं क्या करूंगा? इसीलिए सोचता हूँ अपनी शव पेटी के अंदर एक स्विच लगवा लूं, ताकि अगर दफनाने के बाद मुझ में जान आ जाए तो मैं स्विच दबा दूंगा और बाहर अलार्म बज जाएगा, फिर लोग मुझे बाहर निकाल देंगे। इस पर कार्टर कहता है भाई तुम्हारा आइडिया तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैं तो सोच रहा था मरने के बाद मुझे जला दिया जाए। अगर जलाएंगे तो मुझे बहुत जलन होगी यार, है ना। इस तरह दोस्तों दोनों एकदम पागलों की तरह बिना सर पैर की बातें करके अपने मतलब मजे करते हैं। एडवर्ड कहता है कि यार नरक में वो कॉफी तो मिलती होगी ना जो मेरी फेवरेट है, वरना मैं तो बहुत मिस करूंगा उसको। फिर वो चाइना जाते हैं। इनको देखकर दोस्तों हमें साफ पता चलता है कि इस सफर में अपनी तकलीफें, दर्द, बीमारी, मौत, इन सब चीजों को भूलकर वो खुलकर मजे कर रहे हैं यार। वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने जाते हैं। कार्टर एकदम नौजवान बच्चे की तरह बाइक चलाता है तो एडवर्ड पीछे से गला फाड़ कर चिल्लाता है, मजा मजा आ रहा है भाई। चाइना से होकर हिमालय पर्वत तक पहुंचना, यही है इनका प्लान। वो एक मंदिर में पहुंच जाते हैं। मौसम काफी खराब होता है और इन्हें बताया जाता है कि इस वक्त पर्वत की चोटी तक का सफर अलाउड नहीं है, दिक्कत है। 2 महीने के बाद ही ये लोग ऊपर चढ़ पाएंगे। सुनकर कार्टर को थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि ये उसका विश था कि हिमालय की चोटी पर चढ़कर वहाँ का नजारा देखूंगा। तो एडवर्ड हांगकांग जाना चाहता है और इसीलिए दोनों हांगकांग जाते हैं। कार्टर फिर एक रेस्टोरेंट में अकेला बैठा खा रहा होता है। तब एक औरत आकर उससे बात करती है कि आप दिखने में अमेरिकन लगते हैं, मैं भी अमेरिका से हूँ। तो कार्टर उसे बताता है हम तो चाइना से आ रहे हैं, दरअसल हम दुनिया के अजूबों को देखने निकले थे। हम हिमालय चढ़ना चाहते थे लेकिन खराब मौसम की वजह से नहीं चढ़ पाए। तो वो कहती है मैं हिमालय पर्वत चढ़ती हूँ,
और कार्टर अब उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो जाता है और पूछता है कि वहाँ का और वहाँ से नीचे का नजारा कैसा दिखता है। तो वो भी दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के बारे में बहुत ही अच्छे से बताती है कि वहाँ आसमान काला दिखता है और क्योंकि वहाँ पे हवा कम है तो सूरज की रोशनी काफी कम होती है। हाँ, लेकिन रात को बहुत सारे तारे दिखते हैं वहाँ पे और ऐसा लगता है जैसे कि वो स्पॉट स्वर्ग जैसा हो। ये सारी बातें सुनकर कार्टर खुद भी उस दृश्य को महसूस कर पाता है अपनी इमेजिनेशन में। फिर वो कहती है, अच्छा एक बात बताइए, क्या आप सिंगल हैं? मेरा कमरा ऊपर है, आप चाहो तो आ सकते हो। दरअसल दोस्तों एडवर्ड ने उस औरत को भेजा था, शायद उसको लगा था कि मरने से पहले कार्टर कुछ वैसी हरकतें करेगा, लेकिन कार्टर का ऐसा कोई इरादा नहीं है और वो उससे कहता है, देखिए मेरी वाइफ है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो वो औरत कहती है, आप सच में जेंटलमैन हो, आपकी वाइफ बहुत लकी है, कहकर वो चली जाती है। और यहाँ पर कार्टर को अपनी वाइफ की बहुत याद आती है। वो एडवर्ड से कहता है, मुझे अपनी वाइफ और अपने परिवार को देखने का बड़ा मन कर रहा है भाई, वापस चलें क्या? एडवर्ड भी आधे मन से मान जाता है और दोनों उसी प्राइवेट जेट में लौट रहे होते हैं। दोनों वैसे मतलब खामोश होते हैं बहुत ज्यादा। मरने से पहले एक्साइटिंग ट्रिप पर निकले थे, लेकिन अब वो सब छोड़ छाड़ कर वापस अपनी उसी जिंदगी में लौट रहे हैं जहां हॉस्पिटल, कीमोथेरेपी, दुख, दर्द, शोक ये सब इनको घेर लेगा। वो कार में आ रहे होते हैं कि अचानक रूट चेंज हो जाता है। एडवर्ड पूछता है कि ये कहाँ जा रहे हो? थॉमस कहता है कि सर उस तरफ रोड ठीक नहीं है, इसीलिए दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। दरअसल वो एडवर्ड को उसकी बेटी के घर लेकर आए थे। एडवर्ड को बड़ा गुस्सा आता है और वो थॉमस पे चिल्लाता भी है। तो कार्टर कहता है, भाई चिल्लाना है तो मुझ पे चिल्लाओ, क्योंकि मैंने ही थॉमस से कहा था कि तुम्हें तुम्हारी बेटी के घर पे लेके चले। तो एडवर्ड अब कार्टर पे भड़क जाता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कार्टर कहता है कि हम दोनों बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, क्या तुम बेटी से नाराज होकर मरना चाहते हो? अपनी बेटी से काहे का ईगो यार, उससे मिलो, बात करो, खुशी से विदा लो उससे। और एडवर्ड की आवाज में दोस्तों जैसे धीरे धीरे चिंगारी उठ रही थी। वो कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? है? मेरे पास दुनिया भर की दौलत है, अरे मुझे किसी की दया की भीख की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे मजाक क्या करता हूँ तो तुम तो मुझे कुछ भी नहीं समझ रहे। देखो मैं बहुत ही घमंडी आदमी हूँ, एक बार किसी ने मुझे इग्नोर कर दिया तो मैं मरते दम तक उसका मुंह नहीं देखता। ये मेरी प्रेस्टीज का सवाल है, मेरे ईगो का सवाल है, चाहे बेटी हो या फिर बेटा हो, मुझे मतलब नहीं है किसी से। अरे मैं मरने वाला हूँ, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है, सच कह रहा हूँ। लेकिन अब मैं अपनी बेटी के पास गया तो वो मुझे कितना नीचा समझेगी कि बाप मरने वाला है, मौत से डरकर मेरे पास आ गया। अरे नहीं यार, अपनी भी कोई इज्जत है। तुम्हारे साथ में बकेट लिस्ट ट्रिप पे निकला, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, कहकर दोस्तों बकेट लिस्ट फाड़ कर अपनी कार में निकल जाता है वो। कार्टर फिर एक टैक्सी लेकर घर लौट आता है। उसको देखकर उसकी वाइफ बड़ी खुश होती है और अब कार्टर अपने आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बिताना चाहता है। वाइफ के साथ थोड़ा रोमांस भी होता है। वो कहती है, मैं तुम्हारा फेवरेट ड्रेस पहन कर आती हूँ, तुम रुको। पर दूसरी ओर दोस्तों यहाँ एडवर्ड अपना अकेलापन में गुजारता है अपने दिन। कार्टर की वाइफ ड्रेस चेंज करके आती है तो कार्टर वहाँ नहीं होता और वो घबरा जाती है कि कहाँ चले गया। तब पता चलता है कार्टर बेड के दूसरी तरफ गिरा पड़ा है यार, लगता है उसे दौरा पड़ा है। तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसको और खबर सुनकर एडवर्ड तो तड़प उठता है। तुरंत वो भी हॉस्पिटल आकर डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर ने उनके ब्रेन को अटैक किया है, उनका आखिरी बहुत ही पास है। एडवर्ड से बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो अंदर जाकर कार्टर की वाइफ से बात करता है और पूछता है, कैसा है कार्टर? वो भी कहती है थोड़ा बेहतर है, लेकिन उसने आपको ये लेटर देने को कहा था। और तब कार्टर आंखें खोल देता है और कहता है कि इस लेटर को अभी मत खोल यार, मेरे जाने के बाद खोल कर पढ़ना। और दोस्तों डॉक्टर्स ने आखिरी कोशिश के तौर पर कार्टर की सर्जरी करने का सुझाव दिया था, इसलिए कार्टर को तैयार किया जाता है। एडवर्ड उसके साथ ही रहता है। कार्टर अपनी वाइफ से कहता है, मेरे लिए थोड़ा जूस लाओ ना। वो भी लेने जाती है। अब इनके बकेट लिस्ट में कुछ ही ख्वाहिशें हैं जो पूरी नहीं हुई। कार्टर हिमालय चढ़ना चाहता था लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। दूसरा विश था, इतना हंसो जिससे कि पेट में दर्द हो जाए, आंखों में आंसू आ जाए। और एडवर्ड की भी एक विश बची थी, सबसे खूबसूरत लड़की को किस करना। अब कार्टर एडवर्ड को एक पेपर देता है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि एडवर्ड की फेवरेट कॉफी, जिसके लिए एडवर्ड अपनी जान तक देने की बात करता है, वो असल में बनता कैसे है। दरअसल इंडोनेशियन आइलैंड में एक तरह की बिल्ली होती है जो ज्यादातर जंगलों में पेड़ों पे रहती है। वो उस प्रदेश में मिलने वाली बेरीज को खाती है और डाइजेस्ट होने के बाद उसके शौच में बेरीज की गुठलियां बाहर निकलती है। उसे निकालकर उस प्रदेश के लोग सुखाकर प्रोसेस करते हैं और गुठलियां निकालकर उससे ये कॉफी बनाते हैं, जिसे कॉपी कॉफी कहा जाता है। ये सब पढ़ते पढ़ते एडवर्ड को उल्टी आ जाती है दोस्तों। कार्टर चिढ़ाता है कि अबे इतने सालों से तुम यही तो कॉफी खा रहे थे, ऊपर से इतना रोकड़ा खर्च करते रहे इस कॉफी पर, बताओ। ये कहते हुए कार्टर से अपनी हंसी रोकी नहीं जाती और उसे इतनी हंसी आती है दोस्तों कि सच में उसके पेट में दर्द होने लग जाता है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है। एडवर्ड को भी बहुत हंसी आ जाती है कि अबे यार छी, एक बिल्ली के 2 नंबर से निकली हुई गुठली से बनी कॉफी पी रहा था मैं इतने सालों से क्या। और तब कार्टर एडवर्ड से पेन लेकर बकेट लिस्ट से वो वाला जो विश था वो हटा देता है कि ये तो पूरा हो चुका।
एडवर्ड पूछता है ये कागज वापस कैसे आ गया बे? तो कार्टर कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने इसके टुकड़े बटोर कर जोड़ दिए, लेकिन तुम इसमें बचे हुए बाकी विशेष भी जरूर पूरी करना। एडवर्ड कहता है अबे मैं अकेले क्या करूंगा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर दोनों मिलकर करते हैं। तो कार्टर कहता है भाई मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, अगर जिंदा रहा तो जरूर आऊंगा। अब सिर्फ 2 विशेष बचे हैं, एक तो हिमालय की चोटी पर जाना और दूसरा एडवर्ड का एक खूबसूरत लड़की को किस करना। एडवर्ड दुखी होकर बाहर आता है। वैसे दोस्तों कार्टर को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। एडवर्ड कार्टर का दिया हुआ वो लेटर खोलता है और कार्टर ने लिखा होता है कि मेरी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश मैं कभी था तो वो पिछले 2-3 महीनों में यार, जब तुम और मैं मिलकर बकेट लिस्ट पर गए थे, उस ट्रिप पे गए थे। उन दिनों को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा और मैं इतना खुश था कि मुझे लगा मुझे मौत भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश है यार तुम अपनी बेटी से मिलो यार, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करोगे भाई। एडवर्ड भी दोस्तों इमोशनल हो जाता है और कार्टर की खातिर वो अपनी बेटी से जाता है मिलने। एडवर्ड को बेटी पर गुस्सा था और साथ ही संकोच भी था कि न जाने मुझे देखकर वो कैसे रिएक्ट करेगी, शायद गुस्सा होगी। लेकिन एडवर्ड की बेटी उससे मिलने के लिए तरस रही थी कि पापा आप मुझे देखने कब आएंगे, मैं यही सोच रही थी इतने सालों से। यहाँ पे एडवर्ड का गुस्सा, उसका ईगो सब टूट कर बिखर जाता है दोस्तों और वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेता है। बेटी की भी एक बेटी है, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है। एडवर्ड उसे बड़े प्यार से गले लगाकर उसे किस करता है। एडवर्ड को लगता है कि इस दुनिया में इस बच्ची से खूबसूरत कोई लड़की हो ही नहीं सकती और इस तरह उसका ये विश भी पूरा हो गया था। दूसरी ओर कार्टर का ऑपरेशन सफल नहीं रहा दोस्तों, वो इस दुनिया में नहीं रहा। कार्टर का पूरा परिवार बहुत दुखी होता है और कार्टर के फ्यूनरल में एडवर्ड कहता है कि अगर मैं कार्टर से 40 साल पहले मिला होता तो मेरी लाइफ आज पता नहीं कहाँ कितनी बढ़िया होती। हमारी दोस्ती की उम्र सिर्फ 3 महीने की थी, लेकिन इन 3 महीनों में कार्टर ने मेरी लाइफ में वो बदलाव ला दिया जो कोई और कभी ला नहीं पाया। उसने मुझे मेरी बेटी से मिला दिया। इन 3 महीनों में उसके साथ रहकर, उसकी दोस्ती पाकर मुझे जो खुशी मिली है ना, वो मैंने कभी पहले नहीं पाई। मैं कार्टर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और फिर वो कार्टर का बकेट लिस्ट निकालता है जिसमें कार्टर ने लिखा था कि किसी की जिंदगी में एक अच्छा सा बदलाव लाने का वो कारण बने, और वो बन गया दोस्तों, क्योंकि उसने एडवर्ड की जिंदगी में वो बदलाव ला दिया है। इसीलिए एडवर्ड अब उस विश को स्ट्राइक ऑफ कर देता है क्योंकि कार्टर का वो विश पूरा हो गया। आखिरी विश शायद कभी पूरा नहीं होगा, मतलब हिमालय चढ़ना। एडवर्ड कहता है कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, लेकिन मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊं या नरक, जब मैं वहां अपनी आंखें खोलूं तो मेरी आंखों के सामने मुझे कार्टर नजर आए भगवान, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये कहकर वो अपनी स्पीच खत्म करता है और यहाँ से दोस्तों हमें दिखाते हैं कि एडवर्ड की भी मौत हो चुकी है। उसकी और कार्टर की अर्थी को थॉमस हिमालय की चोटी पे ले जाकर रख देता है और इस तरह उनकी यार ये आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अब वो बकेट लिस्ट दोस्तों थॉमस के पास है और वो उस आखिरी विश को भी हटा देता है और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ एक कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए कैसा लगा, मजा आया क्या? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।